ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 19 है और आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी करंट अफेयर है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और हम पिछले साल के क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आयोग पूछता है। तो सबसे पहले हम दो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए आयोग के द्वारा, तो ये ओलंपिक से रिलेटेड थे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप भी मतलब आप किसी भी स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हो या फिर कोई बड़ी इवेंट हो स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो वहां से किस टाइप का क्वेश्चन आयोग बना सकता है। पहले वो तभी बता सकते हो आप जब आपने पिछले साल के क्वेश्चन को रीड किया। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है पिछले साल के क्वेश्चन, आपको बस रीड ही करना है। जैसे यहाँ पर पूछा था, इन विच गेम वॉज द गोल्ड मेडल फॉर इंडिया वन इन द ओलंपिक्स इन 2021। तो आपसे पूछ रहा है कि इसके अंदर किसमें इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था। तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर के क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बस आपको उसको पढ़कर समझने की जरूरत है कि जब भी आप करंट अफेयर तैयार कर रहे हो या किसी प्राइवेट सीरीज कि आपको ना करंट अफेयर ज्वाइन कर रखी हो, तो उल्टे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करने से अच्छा है कि आप क्वेश्चन को एनालाइज करो, करंट अफेयर को एनालाइज करो कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जा किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और वो तभी पता लगता है जब आप पिछले साल के क्वेश्चन आपने देखे हों। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी मेडल्स हैव बीन वन बाय इंडिया इन टोक्यो पैरालंपिक्स। तो 2021 में कितने जीते। तो इसके बारे में इस टाइप के क्वेश्चन जो है आयोग पूछता है। तो हम अपनी करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। देखो, पहली जो करंट अफेयर वो है नीति आयोग के जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 से रिलेटेड। तो नीति आयोग ये इंडेक्स जारी करता है, तो पहला क्वेश्चन तो एक यही बनता है कि ये जो एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 कौन रिलीज करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है नीति आयोग रिलीज करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये बताओ, ये जो नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्ड इंडेक्स 2022, इसके अंदर कौन से स्टेट की जो रैंकिंग है वो फर्स्ट पोजीशन, मतलब कौन सा स्टेट है जिसकी रैंकिंग फर्स्ट आई है इसके अंदर। तो मैं आपको, और बिहार से भी रिलेटेड यहाँ पर पूछा जा सकता है कि भाई ये बताएं कि बिहार से जो बिहार स्टेट है, क्योंकि आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हो और बिहार स्पेसिफिक आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, आपको बिहार से भी जोड़कर देखना पड़ेगा इसको। तो देखिए, ये जो इंडेक्स है ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है और 2022 का ये इंडेक्स है। देखिए, 2022 का इंडेक्स है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये 2022 में जारी किया गया है। 2022 के डेटा को कंबाइन करके ही इसको जारी किया गया है, तो ये अभी रिलीज हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पर तमिलनाडु है। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, कोस्टल स्टेट या ये इसका स्कोर कितना, बस रैंकिंग आपको बताना चाहिए। दूसरा जो रैंकिंग है वो महाराष्ट्र को मिली है। तीसरे नंबर की जो रैंकिंग है वो कर्नाटक को मिली है। अब हम चलते हैं जरा हम ये देखते हैं कि भाई बिहार को कितनी रैंकिंग मिली है। देखिए, बिहार जो है इसके हिसाब से ये जो इंडेक्स जारी हुआ है नीति आयोग का, इसके हिसाब से बिहार की रैंकिंग 22 है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग का एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ द बिहार। तो इसके अंदर आपकी जो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर भी आपको पता होनी चाहिए। तो दो चीजें याद रखनी है, कौन जारी करता है। पहला, इसमें ये जो इंडेक्स था, इसमें पहली रैंक किसकी थी और बिहार की कितनी रैंक है। देखो, अगर पीसीएस आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें उसकी भी रैंकिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए, लेकिन अभी बिहार स्पेसिफिक है तो बिहार के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। अब ये नीचे करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर ये डाल दिया है। तो ये तो बहुत कम चांस है कि इस टाइप का क्वेश्चन वो ज्यादा हार्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट करंट अफेयर देखिए, 2023 का एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, ये जो कब से लेकर कब तक ये गेम ऑर्गेनाइज हुए, तो उसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया कि जो स्पोर्ट्स होते हैं और जो बड़ी इवेंट होती है उससे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो एशियन एथलीट, देखो 2023 की करंट अफेयर आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किप करके चले गए आप, भले से अब आयोग जो है अपना पेपर अभी तो 17 नवंबर को उसने डेट दी है, लेकिन हो सकता है कि पोस्टपोन भी हो जाए। अभी पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं, ये स्टेट वाले ऐसे होते हैं। तो आपको पिछले साल की 1.5 साल की करंट अफेयर तैयार करके जानी पड़ेगी। तो ये जो 23rd एशियन एथलीट चैंपियनशिप गेम हुए थे, ये 25th एडिशन के थे और ये बैंकॉक मतलब थाईलैंड के अंदर ऑर्गेनाइज हुए। सबसे ज्यादा यहाँ पर जो जापान थी उसको सबसे ज्यादा मेडल मिले, मतलब सबसे ज्यादा मेडल जो है, और इंडिया तीसरे नंबर पर इंडिया की रैंकिंग थी। इंडिया को यहाँ पर तो केवल 27
मेडल मिले, जिसमें से 6 गोल्ड थे, 12 सिल्वर थे और 9 ब्रॉन्ज थे। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है कि ये बताओ, ये जो 25th एडिशन ऑफ द एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था, इसके अंदर इंडिया को टोटल कितने मेडल्स मिले। ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया को टोटल कितने गोल्ड मिले। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको दिखाया कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि अगर आप किसी प्राइवेट सीरीज को लगा रहे हो, तो प्राइवेट सीरीज वाला हो सकता है कि आपसे यही पूछ ले कि भाई जो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप हुई थी 2023 में, वो कौन से देश में हुई थी। ठीक है, तो उसका एक एक क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज में एक ही क्वेश्चन देगा। दूसरी टेस्ट सीरीज में हो सकता है कि वो ये वाला क्वेश्चन दे दे कि ये जो दो एशियन एथलीट चैंपियनशिप 2023 हुई थी, तो इसके अंदर ऐसी कौन सी कंट्री थी जिसमें सबसे ज्यादा उसको मेडल मिले। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तीसरी टेस्ट सीरीज में वो रखेगा कि ये बताओ कि ये जो एशियन एथलीट चैंपियनशिप गेम हुए थे, ये इंडिया में इसके अकॉर्डिंग इंडिया को कितने मेडल मिले। एक फिर फोर्थ नंबर की टेस्ट सीरीज में रखेगा कि इंडिया को कितने गोल्ड मिले। तो आप समझ रहे हो, एक ही मतलब आप यहाँ पर चीजों को कंप्रहेंसिवली तैयार कर सकते हो और वो टेस्ट सीरीज सारी आप लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने फ्रेगमेंटेड वे में अपनी पढ़ाई करी तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्रेगमेंटेड वे में आप कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हो अगर क्वेश्चन कोई रटे हुए आपको याद आ गए तो। लेकिन अगर आपको कंप्रहेंसिवली मतलब एग्जाम निकालने होते हैं पीसीएस के, तो वो कंप्रहेंसिवली आपको स्टडी की जरूरत होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर 2024 समर ओलंपिक्स। देखो यहाँ से मेरा ऐसा मानना है कि 99% मतलब एक क्वेश्चन आना चाहिए, लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम होते हैं उनका नेचर ही ऐसा होता है कि उसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं, क्वेश्चन वहां से नहीं भी आ सकते, तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन फिर भी पढ़ कर जाना चाहिए कि देखो एक को पता लग जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन आने चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से क्वेश्चन आने चाहिए। देखिए पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि 2024 के जो समर ओलंपिक्स हुए वो कौन से देश ने ऑर्गेनाइज किए। तो ये फ्रांस के अंदर ऑर्गेनाइज हुए थे। डेट तो मुझे नहीं लगता है कि शायद आपसे डेट पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी आयोग जो है इसके अंदर डेट भी पूछ लेता है। मुझे लगता तो नहीं है डेट पूछे, तो फिर भी एक बार याद रखना कि ये 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में जो ऑर्गेनाइज किए गए थे। और 2028 की, क्योंकि ये जो ओलंपिक्स होते हैं हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो जैसे समर ओलंपिक्स होते हैं ऐसे विंटर ओलंपिक्स होते हैं। तो ये जो 2024 के समर ओलंपिक्स हुए थे, तो 4 साल और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 2028। तो 2028 के जो समर ओलंपिक्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये यूएसए के अंदर होंगे, लॉस एंजल्स के अंदर। ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो ये करने की जरूरत नहीं है, इनका ऑफिशियल दे रखा है कि ये, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। देखो क्वेश्चन इतने मुश्किल भी नहीं आते, लेकिन जब फैक्चुअल चीजें पूछता है ना, तब वहां पर दिक्कत आने लगती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। और जो प्राइवेट टेस्ट सीरीज वाला है वो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग टेस्ट सीरीज में वो रख सकता है। वो ऐसे बहुत सारी टेस्ट सीरीज बना देगा और उसमें ये क्वेश्चन रख देगा। इसलिए अगर आप ये सारी मतलब पढ़ कर जाते हो, तो आप उस टेस्ट सीरीज के सारे क्वेश्चन आराम के साथ सॉल्व कर सकते हो, वो चाहे अलग अलग टेस्ट सीरीज में ही क्यों ना रखे हो उसमें। अब देखो यूनाइटेड स्टेट ऑफ यूएसए को सबसे ज्यादा मेडल मिले यहाँ पर 126 मिले, और गोल्ड देखिए 40 गोल्ड मिले यहाँ पर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये यूएसए को ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं समर ओलंपिक 2024 में, तो ये है अमेरिका। और गोल्ड के बारे में भी पूछा सकता है। दूसरे में आता है चाइना। चाइना को 91 मिले और फिर गोल्ड मिले उसको। देखो इंडिया कहाँ आता है। देखो सच बताऊं तो हमारे देश के अंदर मतलब बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि स्पोर्ट्स पर कोई ध्यान नहीं देता है। पहले तो मतलब ये जब से बीजेपी आई तब तो थोड़ा बहुत ध्यान दिया भी जा रहा है, और अब तो बिल्कुल भी ध्यान, मतलब पहले तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। तो अब तो जो भी कुछ आ भी रहे हैं, लेकिन पहले इतना कुछ ध्यान नहीं। देखो स्पोर्ट्स में ना आपको बहुत पैसा खर्च करने की जरूरत है, लेकिन स्पोर्ट्स पर पैसा नहीं खर्च किया जाता। देखो इंडिया के अंदर एक तो एजुकेशन, एक हेल्थ और एक एग्रीकल्चर, इन पर अगर कोई आपसे ये बोले, चाहे वो किसी बीजेपी की सरकार हो या किसी कांग्रेस की सरकार हो, किसी भी उसकी हो, कि वो बहुत अच्छा कर रही है, जीरो है ये, 0/सन्नाटा। कुछ नहीं कर रही है ये सरकारें, ये बस लोगों को बेवकूफ बना रही है, फंड कट करती हैं। देखो किसी भी चीज का पता लगता है फंड से। अगर आप फंड कट कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, फंड एलोकेट करना पड़ता है। तो सरकार फंड एलोकेट नहीं करती है, और यही रीजन है अभी इलेक्शन चल रहे हैं तो बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है, क्योंकि ये लोग जनता की जो डिमांड है उसको मतलब फुलफिल, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, ये फुलफिल नहीं कर पा रहे।
ये अपना ही एजेंडा है, मतलब 10 लोग बैठेंगे वही पॉलिसी तैयार कर देंगे। अब जरूरत है या नहीं है उसकी पॉलिसी कोई मतलब नहीं। भैया इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और हर एक रीजन में अलग ही डिमांड है, तो आपको डिमांड स्पेसिफिक जो है ये तैयारी करनी पड़ेगी, इस टाइप की जो है मतलब पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी। अभी देखिए जम्मू कश्मीर में भी यही हुआ, कुछ चीजें तो मतलब कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि वहां पर बीजेपी पूरी तरह से फेल होगी, कांग्रेस कुछ कांग्रेस के भी अपने एजेंडा हैं जो ठीक हैं, जो बीजेपी के एजेंडा है वो अपने कुछ गलत हैं, तो वो सारी चीजें लोग सोचते हैं समझते हैं फिर वोट देते हैं, तो इसलिए वो बीजेपी को कहीं पसंद करते हैं कहीं नहीं पसंद करते, कांग्रेस को पसंद करते हैं कहीं नहीं। प्रॉब्लम है दोनों पार्टी के अंदर। अभी हमारे अंदर देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पार्टियों के अंदर नहीं, प्रॉब्लम हमारे देश के अंदर, हमारे देश की जो एक डाइवर्सिटी उसके अंदर प्रॉब्लम, इतने सारे कल्चर इतनी सारी लैंग्वेज, हर चीज हर थोड़ी सी 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कल्चर डिमांड सब कुछ बदल जाता है, तो ये लोग पार्टी भी कहाँ से कहाँ तक लोगों की डिमांड फुलफिल करे इतना कोई। और दूसरी बात इतने साल हो गए इंडिया को जॉम्बी बना कर रखा हुआ था, मतलब आज इंडिया की जो जीडीपी होनी चाहिए थी वो कम से कम 10-15 ट्रिलियन के बीच में होनी चाहिए थी, और कटकी हुई कहाँ पर है, 3 ट्रिलियन की जीडीपी पर अटकी हुई है। तो ये बहुत बेशर्मी की बात है, और हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन लेकर घूम रहे हैं, तो आप समझ रहे हो कि आने वाले, और ये सब नंगे भूखों की पॉपुलेशन, स्किल्ड पॉपुलेशन नहीं, स्किल्ड पॉपुलेशन होती है तो उसके अंदर लोगों को मतलब देश को भी देश को आगे बढ़ाने में लोगों की बहुत बड़ी भागीदारी होती है, लेकिन इतनी बड़ी पॉपुलेशन को वो भी उनको बैठ कर खिलाना, तो ये कोई मतलब मतलब प्रॉफिट का सौदा नहीं है, इससे बहुत नुकसान होता है। तो अब हम इसके बारे में आपको पता होना चाहिए इंडिया को कितना, इंडिया की जो रैंकिंग थी देखो, इंडिया का जो मतलब 71, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंडिया की भैया जो कितने नंबर पर आता है इंडिया ओलंपिक्स के मामले में, तो इंडिया 71 नंबर पर आता है। इंडिया को गोल्ड में कुछ नहीं मिला है, देखो गोल्ड में इंडिया को कुछ नहीं मिला, तो ये बात याद रखना। सिल्वर में मिला है, ब्रॉन्ज में मिला है, तो सिल्वर में मिला है एक, वो भी नीरज चोपड़ा को मिला है भाला फेंकने में, और जो बाकी आपको 5 मिले हैं वो ब्रॉन्ज मिले हैं। तो ये देख लेना इसके अंदर किसके अंदर किसको कितने मिले हैं, इस पर तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। देखो ओलंपिक्स कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं होता, बहुत बड़ा इवेंट है, इसलिए आपको इसको कंप्रहेंसिवली तैयार करते जाने की जरूरत है। देखिए यहाँ पर जैसे कि सिल्वर मिला है नीरज जी, ये नीरज चोपड़ा को, तो इन्होंने भाला फेंकना, भाला तो एथलेटिक्स में मिला है, हॉकी में इंडियन को मिला है यहाँ पर ब्रॉन्ज। शूटिंग के अंदर देखिए, शूटिंग के अंदर 3 मिले, सबसे ज्यादा शूटिंग के अंदर ही मिले हैं, तो इनको पता होना चाहिए। 50 मीटर की राइफल, एक 10 मीटर की राइफल, 10 मीटर की जो मिक्स पिस्टल राइफल थी, उसमें मैंने एक दूसरी वाली स्लाइड में ये कंप्रहेंसिवली डाला। बस यहाँ पर ये तैयार कर लो कि रेसलिंग में इंडिया को 1 मिला है, तो इन किसको मिला है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि इस बार चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हो या फिर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम, यहाँ से क्वेश्चन आना चाहिए, इन 2-3 स्लाइड से क्वेश्चन आना चाहिए, 1 2 3 और ये 4 स्लाइड से क्वेश्चन आना चाहिए, पता नहीं किस टाइप का आएगा लेकिन आना चाहिए। अब ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 के बारे में बात करते हैं कि इसको कौन रिलीज करता है। देखो इसको रिलीज करता है द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड द पीस, ये रिलीज करता है 2024 का जो इंडेक्स था, ये रिलीज हुआ ग्लोबल पीस इंडेक्स। तो आपसे एक क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 इसको कौन रिलीज करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए इंस्टीट्यूट। देखो ऐसे बहुत सारे आंसर दे सकते हैं, वो इसको यूएन जारी करता है, ठीक है, यूएन जारी करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है, डब्ल्यूटीओ करता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आराम से आप फ्रेमवर्क कर देते हैं वो, तो फिर आपको मुश्किल हो जाता है कि भाई ये करेगा वो करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिया आपको सही पता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यही जारी करता है। अब इसमें ऐसा कौन सा देश है जिसकी जो रैंकिंग है फर्स्ट, देखो पीस के मामले में सबसे ज्यादा जो पीसफुल कंट्री है वो आइसलैंड है, उसके बाद में आयरलैंड, तो आई समझ रहे हो, आइस और आयर, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और इंडिया की क्या रैंकिंग है, देखो इंडिया की जो रैंकिंग है 116 रैंकिंग है, बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है, ठीक है, आप कभी सोच रहे हो तो बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है। और देखो ये कंट्रियां रहने के लायक नहीं, यहाँ पर आइसलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये जो कंट्री है ये पोजीशन मतलब बदलती रहती है इनकी, लेकिन यही कंट्री है। तो देखो ये करने की जरूरत नहीं कि इनका जो इंडेक्स है ये चेंज हो गया कितने बढ़ गया, ये करने की जरूरत नहीं, बस आपको रैंकिंग पता होना चाहिए किस कंट्री की क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, देखो अरुंधति, मैंने पिछली वाली करंट अफेयर में भी बताया था आपको, अरुंधति राय को पेन पिंटर अवार्ड 2024 मिला है, तो इसको पता होना चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है ये बताया कि 2024 का जो पेन पिंटर प्राइज किसको मिला है, अरुंधति राय को मिला है, इंडियन ओरिजिन, इंडिया की है, ये यहाँ नहीं रहती है। अब ये तो देखो आप अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी कर रहे हो तो भाई इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, इस पर तो क्वेश्चन बनता है। देखिए वर्ल्ड का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल बन रहा है, कहाँ पर बन रहा है, बिहार के अंदर। कोई विश्वास भी नहीं कर सकता कि बिहार के अंदर इतना बड़ा जो रिलीजियस स्ट्रक्चर वो बन सकता है। देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको,
ये यूपी हो गया, एक वैसी रफ मैप समझते हैं, यूपी है और ये है बिहार, ठीक है, ये बिहार है। और ये जो ये वाला जो पोर्शन है, इधर नेपाल आ गया, तो ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ही पवित्र पोर्शन है। क्यों? अगर आप इसके इतने वाले रीजन की हिस्ट्री उठाकर देखो तो यहाँ से धर्म निकले, एक जैनिज्म बुद्धिज्म निकला है यहाँ से, और हिंदू से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ से जो है धर्म निकले। तो ये बहुत ही पवित्र स्थान है, लेकिन यहाँ पर बहुत डेवलपमेंट होना चाहिए था और यहाँ पर जो लोग हैं शांति के साथ रहने चाहिए थे। लेकिन सबसे ज्यादा मतलब यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक ब्लंडर मचा हुआ है यूपी के इधर पोर्शन में, ईस्टर्न पोर्शन पर। बिहार तो पूरा खराब है, पूरा बर्बाद ही है वहां पर। तो ये क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स की वजह से है। अब बताइए, जहां वो धरती जहां से इतने हमारे हिंदू धर्म निकले हो, जैन निकला हो, जैनिज्म निकला हो, बुद्धिज्म निकला हो, वो कितनी पवित्र होगी। वहां पर कुछ हो नहीं रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बस पॉलिटिक्स खेलते हैं, वो भी कास्ट पॉलिटिक्स। मतलब सबसे बेकार जगह यही है पूरी दुनिया में। तो सबसे बेकार जगह मतलब इंडिया, पूरी दुनिया में तो नहीं लेकिन पूरे इंडिया में सबसे बेकार जगह ये ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और ये बिहार। ये यहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स चलती है कि हमको देना, हम लालू हैं तो हमको दे रहा, हम प्रसाद है तो, मतलब यही चलता रहता है। और ये सब क्या करते हैं, कोई तो चारा घोटाला, कोई पैसे दो और जमीन खरीद लो किसी की, तो नौकरी दो। अभी चल रहा है ना वो लालू प्रसाद यादव पर केस, अब बताओ तब भी लोग इनको जुटाते हैं। क्यों? क्योंकि कास्ट पॉलिटिक्स है, इसको खत्म नहीं कर सकते इंडिया के अंदर। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, जबकि हमारा मुद्दा होना चाहिए डेवलपमेंट, हमारे मुद्दा होना चाहिए गरीबी, लेकिन वो नहीं है। तो उसको सारी चीजों को हटाकर पॉलिटिक्स में आ गए, कास्ट पॉलिटिक्स। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। तो ये बिहार और यूपी जैसे स्टेट हैं, ये पीछे की ओर धकेले जा रहे हैं। हालांकि अभी यूपी में काफी डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन इसके लिए कम से कम 25 से 30 साल चाहिए। अगर बीजेपी सरकार रहती है सत्ता में तो तभी जाकर वो अच्छा अलग ही दिखाई देगा। अगर फिर बीजेपी बदल गई, फिर से ये वहां पर जो दूसरी अपोजिशन में पार्टी आ गई, तो फिर वो क्राइम, रेपिस्ट, ये सारी चीजें प्रमोट करेंगी। बिहार में भी यही है, अगर कोई पार्टी लगातार रहती है जो भी बिहार के लिए काम करती है, तो वहां पर हो सकता है डेवलपमेंट हो जाए। अदर तो भाई कास्ट पॉलिटिक्स के नाम से कोई चारा घोटाला कर रहा है, कोई रेल की पटरियां बेच के खा गया, कोई रेत के घोटाले कर रहा है, तो यही चलता रहेगा। चाहे यहाँ पर कुछ भी है, आए दिन बिहार के अंदर पुल टूट जाते हैं, बनते बाद में टूट पहले जाते हैं वो। तो ये क्यों है? ये सब पॉलिटिक्स है, ये सब जो है पैसे खाते रहते हैं, लोग डेवलपमेंट पर लगा नहीं रहे। तो देखिए, अब हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई ये मंदिर ही टूट जाए आने वाले टाइम में। तो मतलब ऐसा बोलना तो नहीं चाहिए कि भगवान का सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन ये लोग अगर इन्होंने करप्शन करते हैं यहाँ पर, तो ये भी बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं हम कि ये कहाँ पर बन रहा है। देखिए, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रामायण टेम्पल बनेगा, हिंदू टेम्पल बनेगा। एक ये एक टेम्पल है, ये अयोध्या से भी बड़ा बनेगा। ठीक है, ये जो टेम्पल है ये अयोध्या से भी बनेगा। कहाँ बनेगा? ये ईस्टर्न चंपारण में बनेगा। एक वहां का डिस्ट्रिक्ट है बिहार का ईस्टर्न चंपारण है, वहां पर इसका जो है और निर्माण चल रहा है। अब देखिए, ये 20 मतलब ये जरूरी नहीं कि आपसे पूछा जाए कि कौन सी तारीख से इसका जो फाउंडेशन, इसको कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल ये नहीं पूछेगा आपसे कहाँ बन रहा है, ये पूछेगा कि भाई बिहार के ईस्टर्न चंपारण में ये बन रहा है। देखो कितनी स्टोरी बिल्डिंग है, क्योंकि ये बिहार स्पेसिफिक है तो आपको इसको डिटेल से कवर करके जाना चाहिए। 500 करोड़ की कॉस्ट से इसको बनाया जा रहा है, 3 स्टोरी की बिल्डिंग है। मैं इसका जरा आपको एक बार ये दिखा देता हूँ। देखिए, ये टेम्पल का जो टेम्पल है, टेम्पल का प्रोटोटाइप है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसको अच्छे से, ये अंदर से एक बनाया हुआ है, इसको भी देख सकते हो आप। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ वो डाली हुई थी फोटो, तो आप देख सकते हो। अब देखिए कितनी स्टोरी बिल्डिंग है, 2025 तक बनकर 3 स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, 500 करोड़ की कॉस्ट से इसको बनाया जा रहा है। तो ये इस टाइप की देखो छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, पता नहीं क्या पूछ ले। अब ये जो मंदिर है, जैसे कि हिंदू टेम्पल जो है कंबोडिया के अंदर सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, उससे भी बड़ा है, उससे भी बड़ा है, आप समझ गए, टॉलर देन, उससे भी लंबा है ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बन जाता है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रामायण टेम्पल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो टेम्पल है ये 3.76 लाख स्क्वायर फीट में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है बिहार के। तो देखो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन कुछ बहुत ही माइन्यूट डिटेल पूछता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब टेम्पल में कितने डोम होंगे? 12 डोम होंगे। और देखो ये मैंने यहाँ जो इन्फॉर्मेशन निकाली है, ये किसी देखिए मैंने स्पेशली द हिंदू पेपर से निकाली है। तो द हिंदू पेपर में कोई 2-3 पेपर बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर आपके लिए पेश की है, मतलब इसको रिप्रेजेंट किया है स्लाइड के अंदर, तो ये कोई फाल्स बेकार इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप विश्वास कर सकते हो कि कभी आप सोचने लगो कि जो आयोग ने कोई डेटा पर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, वो डेटा अलग होगा, तो आप विश्वास कर सकते हो कि अगर आयोग पूछेगा तो 12 ऐसा पूछा कि ये बताओ ये जो टेम्पल बन रहा है इसमें कितने डोम्स बनाए जाएंगे,
इसमें कितने डोम्स बनाए जाएंगे, तो 12 डोम्स बनाए जाएंगे। वो ऐसे नहीं पूछेगा 13 डोम्स बनाए जाएंगे, क्यों? क्योंकि ये डेटा ऑथेंटिक डेटा है, तो ये बहुत सी सोच समझ कर जो है डेटा को रखते हैं यहाँ पर। और तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि भाई ये कितने, इसकी जो लेंथ कितनी होगी और विड्थ कितनी होगी, ये फैक्चुअल डेटा, इस पर आपको रट्टा मारना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और इस वाले पॉइंट पे एक क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि इसका जो सिबलिंग है, सिबलिंग कहाँ पर बन रहा है। देखिए सिबलिंग बन रहा है इसका, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिबलिंग होगा, समझ गए आप? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिबलिंग होगा, 200 टन का होगा। आप समझ रहे हो कहाँ पर बन रहा है? ये देखिए चेन्नई में इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मतलब चेन्नई में जो है इसको बनाया जा रहा है। तो ये भी पूछ सकता है आयोग। देखो आयोग जैसे मैंने कहा कि बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पर खेलता है, तो हो सकता है कि आपसे ये, अब इस एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर एक तो इस वाले पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकता है, एक इस वाले उस पर। तो आपसे ये पूछा जा सकता है इसका जो आर्किटेक्चर है, इसका जो ये तैयार किया जा रहा है, ये किससे इंस्पायर है? जैसे मैंने कहा है जो अंगाकोर वॉट टेम्पल है कंबोडिया के अंदर, एक तो उससे इंस्पायर हो, साउथ इंडिया के जो टेम्पल है उनसे, जैसे रामेश्वरम टेम्पल, इसके आर्किटेक्चर से इंस्पायर होकर इसको बनाया जा रहा है। तो ऐसा कंप्लीटली नगराई स्टाइल में बनाया जा रहा है और द्रविडियन स्टाइल में बनाया जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के साथ वो खेल सकता है। तो ये जो आयोग है इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम करता है, तो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। अब ये मैंने यहाँ पर इसका जो फोटो दिया है। नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में बात करते हैं, तो वो नेक्स्ट करंट अफेयर हमारी इंडियन रैंकिंग 2024। देखो करंट अफेयर काफी सारी तैयार करके जानी पड़ती है, जब जाकर कहीं क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक तो हिस्ट्री, पॉलिटी और जनरल साइंस, ये तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, अगर आपने ये तीनों में से छोड़ दिया ना तो भूल जाओ कि फिर सिलेक्शन होने वाला। और करंट अफेयर, ठीक है, ये 3 तो कोर सब्जेक्ट है, ये नहीं छोड़ सकते। अगर आपने छोड़ दिया इनको, कंप्रेहेंसिव भी तैयार करके नहीं गए, तो देखो बहुत मुश्किल है सिलेक्शन होना, क्योंकि इतने आसान नहीं आते। कोई 4 क्वेश्चन लगाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कट ऑफ से ऊपर ले जाने पड़ते हैं। तो देखिए ये जो इंडिया रैंकिंग 2024 ये क्या करती है, इंडिया की जो हायर एजुकेशन है उनकी रैंकिंग करती है, कौन सा अच्छा है कौन सा। तो हम उसी के बारे में देखेंगे कि भाई कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंडियन रैंकिंग 2024 के हिसाब से, ये बताओ कि फर्स्ट पोजीशन किसकी आई है ओवरऑल कैटेगरी में। तो फर्स्ट पोजीशन जो आईआईटी मद्रास की है, ठीक है। तो आपसे इस टाइप के क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से हाईलाइट किए, केवल वही तैयार करने की जरूरत है। ये आईआईटी मद्रास जो है बहुत अच्छा है, इसकी सभी ओवरऑल जितनी भी कैटेगरी होती है सब में सबसे अच्छी पोजीशन ये ओवरऑल कैटेगरी, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि बताओ कि ओवरऑल कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन किस इंस्टीट्यूट की आई, किस आईआईटी की आई, तो आईआईटी मद्रास की। फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बताओ कि टॉप यूनिवर्सिटी की मतलब यूनिवर्सिटी की कैटेगरी में टॉप नंबर पर कौन आती है, पहले नंबर पर कौन आती है? तो भैया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, बेंगलोर में। ये तो सबके बारे में पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। फिर मैनेजमेंट के मामले में जो टॉप का इंस्टीट्यूट है इंडिया के अंदर, आईएम्स अहमदाबाद तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे बेंगलोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सारी इंपॉर्टेंट है, मतलब इतने भी नहीं है कि नीचे से जो कुछ अभी खुले हैं। लेकिन जो आईएम अहमदाबाद और बेंगलोर, इनकी अपनी अलग ही पोजीशन। तो मैनेजमेंट के मामले में सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट जो है आईएम अहमदाबाद। इसके अंदर सिलेक्शन कैट निकालना पड़ता है, जिनको नहीं पता है, कॉमन एडमिशन टेस्ट। अगर आप कैट में बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हो, फिर आपका इंटरव्यू होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, तो आप जो है हर साल इसके जो है एडमिशन के लिए यहाँ पर। तो देखो आपने वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है अजय भंगा हो गया, और ये सब यहाँ से पढ़े हुए हैं, ये आईएम अहमदाबाद से पढ़े हुए हैं। और रघुराम राजन फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर, वो भी यहाँ से पढ़े हुए हैं। तो ये जब यहाँ से जब पढ़ते हैं ना लोग बाग, तो वो हायर पोस्ट पे ही जाते हैं। फिर उसके बाद में आपसे पूछा सकता है कि भाई मेडिकल के मामले में ये बताओ, मेडिकल के मामले में दुनिया का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है? एम्स, दिल्ली वाला एम्स। फिर आपसे पूछा जा सकता है ये बताओ कि जो फार्मेसी है, फार्मेसी के मामले में सबसे अच्छा वो है जिसने सबसे अच्छी रैंकिंग की है, वो कौन सा है? जामिया हमदर्द। तो ये बहुत ही अच्छा फार्मेसी के मामले में। अब बात करते हैं हिंदू कॉलेज ने इस बार जो है टॉप कॉलेजों के मामले में इंडिया के अंदर सबसे ऊपर जो अच्छी रैंकिंग है, सबसे पहली जो रैंकिंग है द हिंदू की नहीं, हिंदू कॉलेज है। देखो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक हिंदू कॉलेज है, एक मरिंडा हाउस है। तो बहुत ये दोनों के दोनों कॉलेज मतलब ऊपर नीचे रहते हैं। तो इस बार जो पोजीशन आई थी वो इस बार हिंदू कॉलेज की पोजीशन पहले नंबर पर थी। आईआईटी रुड़की आर्किटेक्चर और प्लानिंग के मामले में सबसे ऊपर है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ कि आर्किटेक्चर, ये जो रैंकिंग जारी हुई है इसमें आर्किटेक्चर और प्लानिंग के मामले में ऐसी कौन सी आईआईटी है जिसमें जो पहले नंबर पर आती है? तो आईआईटी रुड़की। तो अगर आपको आईआईटी में आपका सिलेक्शन हो गया और आपको इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर और प्लानिंग से करनी है, तो आपको रुड़की आईआईटी रुड़की में सिलेक्शन ले मतलब कि वहां से आईआईटी रुड़की से करना चाहिए।
अब लॉ से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि इंडिया की जो है पहली पोजीशन किसने हेल्ड की है लॉ के मामले में। तो देखिए ये यूनिवर्सिटी है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी। अगर आप लॉ की तैयारी कर रहे हो, क्लैट का एग्जाम होने वाला दिसंबर में, तो आपको पूरी जी जान से जुड़ जाना चाहिए इसके अंदर सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर सिलेक्शन ले लिया तो आप समझ जाना कि सब कुछ बदल गया है। तो हम ये लेक्चर अपना यही समाप्त करते और मिलते नेक्स्ट लेक्चर में।